आज हमारे हरियाणा दर्शन की डिस्ट्रिक्ट की अगली क्लास है और आज हम पढ़ेंगे कैथल। हमारा जानने का सीक्वेंस वही रहेगा। पहले हम नाम से शुरू करेंगे कि कैथल का नाम कैथल क्यों पड़ा। उसके बाद फिर इसकी तहसील, उप तहसील, विधानसभा, मंदिर, पर्यटन स्थल और शिक्षा संस्थान, भौगोलिक स्थिति सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा डिस्ट्रिक्ट है अम्बाला, सॉरी कैथल। कैथल सबसे पहले हम देखेंगे कि कैथल जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका नाम कैथल कैसे पड़ा। कैथल शब्द की उत्पत्ति कपिसथल से हुई है। कैथल जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है वो कपिसथल से हुई है और कपिसथल का अर्थ है वानरों की भूमि। ये जो कैथल है ये कपिल मुनि का तपोभूमि भी रही है, तो इस कपि से कुछ कपिल सथल न समझे, कपि सथल है जिसका अर्थ होता है वानर या बंदर हम कह सकते हैं। तो कपि सथल शब्द से कैथल शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब हम देखेंगे कि कैथल बना कब था। सबसे पहले हम बात करेंगे कैथल बना कब था। इसका गठन 1 नवंबर 1989 को हुआ था और इस दिन एक जिले नहीं, इस दिन 4 जिले बने थे। इस दिन 4 जिले बने थे। और अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि जब कैथल जिले का गठन हुआ था तो उस टाइम सीएम कौन था, सीएम अगर हमसे पूछ लिया जाए तो उस टाइम सीएम था देवीलाल। उस टाइम सीएम था देवीलाल। उसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कैथल किस डिस्ट्रिक्ट से कट करके अलग हुआ था तो कैथल करनाल से अलग हुआ था, तो सॉरी कुरुक्षेत्र से। केरल कुरुक्षेत्र से कट करके अलग हुआ था। कई जगह पर यह जिक्र मिलता है कि केरल करनाल से अलग हुआ था, ऐसा नहीं है। पहले करनाल जो डिस्ट्रिक्ट था वो दो जिलों में टूटा था। करनाल से कैथल बना था और फिर कैथल से टूट करके करनाल से कुरुक्षेत्र बना था और कुरुक्षेत्र से फिर कैथल बना था। तो इसलिए यह हमको याद रखना है जो कैथल जिला है वो करनाल से नहीं कुरुक्षेत्र से बना है। इसके बारे में हमने बात कर ली। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या तो ये 10 लाख से अधिक जिन जिलों की जनसंख्या है ये उनमें आता है। इसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी और ये चीज याद रखनी है कि ये हम 2011 के डाटा के हिसाब से बात करते हैं इसके बारे में। उसके अलावा अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए क्षेत्रफल तो 2317 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये हमने जाना कि कैथल नाम कैसे पड़ा। उसके अलावा इसका गठन कब हुआ, जब गठन हुआ था तो उस टाइम सीएम कौन थे, जनसंख्या कितनी है और क्षेत्रफल कितना है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसका पुराना नाम, कैथल का पुराना नाम। कैथल के 2 पुराने नाम मिलते हैं। एक तो है कपिसथल और दूसरा है कवितल। जो कपिसथल है ये इसका जिक्र अष्टाध्याय में किया गया है। इसका जिक्र अष्टाध्याय में किया गया है और
जो कवितल है इसका जिक्र क्या है? कवितल का जिक्र किताबुल हिंद में किया गया है। तो इसके दो पुराने नाम हैं, एक कविस्थल है और एक कपिस्थल है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके उपनाम के बारे में कि कैथल के कितने उपनाम हैं या फिर कौन कौन से उपनाम हैं। एक तो इसको वानरों की भूमि कहा जाता है, वानरों की भूमि कहा जाता है। उसके अलावा हनुमान जी की जन्मस्थली इसको कहा जाता है। उसके अलावा गुरुद्वारों का शहर इसको कहा जाता है। गुरुद्वारों का शहर इसको कहा जाता है। उसके अलावा कपिल मुनि की तपोस्थली इसको कहा जाता है। उसके अलावा नवग्रह कुंडों की छोटी काशी इसको कहा जाता है। नवग्रह कुंडों की छोटी काशी इसको कहा जाता है। और नवग्रह जो कुंड हैं उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। नवग्रह कुंडों की छोटी काशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने यहाँ पे 9 कुंड बनवाए थे, ये याद रखना है। श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने यहां श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने यहां 9 कुंड बनवाए थे। अब हम बात करेंगे कि वो 9 कुंड कौन कौन से हैं। सबसे पहले मंगल कुंड, उसके अलावा बुद्ध कुंड, बृहस्पति कुंड, उसके अलावा शुक्र कुंड, शनि कुंड, एक है राहु कुंड, अगला है केतु कुंड, उससे अगला है सूर्य कुंड और जो लास्ट है वो है चंद्रमा कुंड। तो यहाँ पर ये 9 कुंडों की स्थापना युधिष्ठिर ने करवाई थी श्री कृष्ण के कहने पर। तो इनकी वजह से इसको 9 ग्रह कुंडों की छोटी काशी कहा जाता है। तो ये बात करिए, यहाँ पे बात करिए है हमने पुराने नाम। कैथल के 2 पुराने नाम थे, एक कपिस्थल है, एक कवितल है। और इन दोनों का हमने जिक्र किया, कहाँ कहाँ इनका जिक्र मिलता है। तो कपिस्थल जो है उसका अष्टाध्याय में जिक्र मिलता है, कवितल का किताबुल हिंद में जिक्र मिलता है। उसके अलावा उपनाम वानरों की भूमि
हनुमान जी की जन्म स्थली, गुरुद्वारों का शहर, कपिल मुनि की तपोस्थली कहा जाता है, नवग्रह कुंडों की छोटी काशी कहा जाता है। और नवग्रह कुंडों की छोटी काशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने यहाँ 9 कुंडों की स्थापना करवाई थी, जो कुछ इस प्रकार है। अब हम बात करते हैं इसकी तहसीलों के बारे में। हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी तहसील है। तो इसकी तहसील पहली है कलायत, कलायत। दूसरा है मुंडरी, सॉरी मुंडरी नहीं, पुंडरी, पुंडरी है। और एक है गुहला, चौथी है फतेहाबाद। फतेहाबाद ये है इसकी तहसील। उसके अलावा अगर हम तहसील की बात करें उप तहसील की अगर हम बात करें तो 3 यहाँ पर उप तहसील हैं। इसकी 3 उप तहसील हैं। एक है सीवन, एक है डांड और उसके अलावा एक है राजौंद। ये इसकी उप तहसील है। अगर विधानसभा सीट की बात करी जाए तो विधानसभा सीट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे तहसील कैथल हो रहा है, एक तहसील कैथल भी है इसकी। अगर बात करी जाए विधानसभा सीट की कि यहाँ पर विधानसभा सीट कौन कौन सी है। हरियाणा में टोटल 90 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से कैथल में 4 विधानसभा सीट है। 4 कौन कौन सी है वो याद रखना है कि जो इसकी तहसील है उनमें से 4 इसकी विधानसभा सीटें हैं। नंबर 1 तो है कैथल, दूसरी विधानसभा सीट है कलायत, तीसरी है पुंडरी, और चौथी है गुहला। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कैथल की कौन सी विधानसभा सीट आरक्षित है तो ये याद रखना है कि गुहला जो सीट है कैथल की वो आरक्षित सीट है। गुहला जो सीट है वो कैथल की आरक्षित सीट है। यहाँ पे हमने तहसील जानी, उप तहसील और तहसील यहाँ पे 5 है। ये याद रखना है कि कैथल में 5 तहसील है, 3 उप तहसील है और 4 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। 3 उप तहसील है और 4 विधानसभा सीट है। उसके अलावा अब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ के मंदिरों के बारे में। मंदिर आगे हम पढ़ेंगे मंदिरों के बारे में। तो सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पर हनुमान वाटिका मंदिर है। हनुमान वाटिका मंदिर है, ये कैथल में है। उसके अलावा अगला मंदिर हम देखेंगे वो है 11 रुद्र शिव मंदिर।
अगला जो मंदिर है वो है ग्यारह रुद्र शिव मंदिर, तो ये भी कैथल में है। उसके अलावा हम अगला मंदिर देखेंगे तो वो है अम्बकेश्वर मंदिर। अगला है हमारा अम्बकेश्वर मंदिर। और इसके बारे में एक चीज और याद रखनी है, इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो शिवलिंग पाताल लोक से उभर करके सामने आया था। और ऐसा कहा जाता है कि इस पे कुछ आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था, जब उस शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की थी, जैसे ही उस पर चोट मारी थी तो उस शिवलिंग से खून निकलना स्टार्ट हो गया था। तो इस मंदिर को पाताल किंग के नाम से भी जाना जाता है। पाताल किंग के नाम से इसको जाना जाता है। और वे मैंने आप लोगों को बता दिया कि पाताल किंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें जो शिवलिंग रखा गया है वो शिवलिंग धरती से अपने आप ऊपर आया है। उसके अलावा यहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर है। कपिल मुनि का मंदिर है। उसके अलावा यहाँ पर प्राचीन खंडेश्वर मंदिर है। प्राचीन खंडेश्वर मंदिर, जो एक कपिल मुनि का मंदिर है, इसको प्राचीन वृक्ष मंदिर भी बोला जाता है। प्राचीन वृक्ष मंदिर, कपिल मुनि के मंदिर को प्राचीन वृक्ष मंदिर भी बोला जाता है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये कहां पर है, तो ये कलायत में है। ये कहां पर है, ये हमसे पूछ लिया जाए कहां पर है, तो ये कलायत में है। उसके अलावा ये थे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मंदिर है वो। अब हम बात करेंगे गुरुद्वारों के बारे में। गुरुद्वारे, सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है, यहाँ पर नीम साहिब गुरुद्वारा पाया जाता है। नीम साहिब गुरुद्वारा, इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका नाम नीम साहिब क्यों पड़ा। ऐसा बताया जाता है कि जहां पर ये गुरुद्वारा है वहां पर नीम का एक पेड़ था, और पंजाबियों के जो गुरु हैं वो वहां पर अपने जो मानने वाले थे उनको कुछ बातें बता रहे थे। तभी वहां पर एक बंदा आता है जो बहुत बीमार था, और उसने कहा था कि गुरु, सब जगह मैं अपना इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन मुझे किसी प्रकार का कोई आराम नहीं है, कोई राहत नहीं है, तो कृपया करके आप दया करें और मुझे मेरा कुछ इलाज करें। तो उन्होंने कहा था कि मैं तो संत आदमी हूँ, मेरे पास कहाँ बहुत से अच्छे खासे डॉक्टर हैं। तो वो उसके पीछे पड़ गए, नहीं मुझे आपसे इलाज करवाना है। तो वहां पे नीम का दरख्त था। ऐसा बताया जाता है कि गुरु जी ने ऊपर हाथ किया और उसको नीम के पत्ते तोड़ करके दे दिए। जैसे ही उसने खाए तो वो ठीक हो गया। इसीलिए इस जगह पर वहीं पर एक गुरुद्वारा बना दिया गया, उसका नाम नीम साहिब गुरुद्वारा पड़ गया। उसके अलावा हम बात करते हैं, अगला जो है मंजी साहिब, ये तेग बहादुर को समर्पित है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि नीम साहिब जो गुरुद्वारा है ये किसको समर्पित है, पूछ लिया जाए किसको समर्पित है, तो ये गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। यह गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। उसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि किस गेट के नजदीक है, तो क्योंकि कैथल में 9 गेट हैं, 9 या 11 गेट हैं, 8 गेट हैं कैथल में,
तो ये डोगरा गेट के करीब है। अगर पूछ ले जाए किस गेट के समीप है तो ये डोगरा गेट के समीप है, ये याद रखना है। ये डोगरा गेट के समीप है। उसके अलावा हम अगले गुरुद्वारे के बारे में बात करेंगे तो वो है मंजी साहिब गुरुद्वारा। मंजी साहिब गुरुद्वारा यहीं पर है। उसके अलावा हम बात करें तो यहां पर टोपियों वाला गुरुद्वारा भी यहीं पर है। टोपियों वाला गुरुद्वारा, इसके बारे में एक चीज है जो सबसे ज्यादा हमको याद रखनी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे भारत में एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है, लिख देते हैं यहां पे, भारत का एकमात्र गुरुद्वारा जहां पर रामायण वे गुरु ग्रंथ साहिब को एक साथ पढ़ा जाता है। पढ़ा जाता है या फिर इसका दर्ज दिया जाता है। तो ये पूरे भारत का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है, ये चीज याद रखनी है इसके बारे में, पूरे भारत का एकमात्र गुरुद्वारा जहां पर रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब को एक साथ पढ़ा जाता है। उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर एक गुरुद्वारा और है, गुरु नानक देव गुरुद्वारा। गुरु नानक देव गुरुद्वारा। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। यहाँ पर 4 गुरुद्वारे हैं। नीम साहिब गुरुद्वारा ये तेग बहादुर जी को समर्पित है और इसके बारे में ये याद रखना है, डोगरा गेट के समीप है। मंजी साहिब गुरुद्वारा, टोपियों वाला गुरुद्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे भारत में एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ पर रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब को एक साथ पढ़ा जाता है और गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा भी यहीं पर है। उसके अलावा अब हम आगे पढ़ेंगे मजार। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मजार है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा मजार यहाँ पे है नहीं, यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट मजार है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। बाबा पीर नौबहार की मजार यहीं पर है, एक तो है बाबा पीर नौबहार की मजार यहीं पर है। बाबा पीर नौबहार की मजार यहाँ पर है। उसके अलावा शेख तैयब का मकबरा है यहाँ पर। शेख तैयब हुसैन का मकबरा है यहाँ पर। उसके अलावा बाबा शाह का मकबरा है यहाँ पर। बाबा शाह का मकबरा है और बाबा शाह का जो मकबरा है ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, इसको भी याद रखना है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। बाबा शाह का जो मकबरा है वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। तो ये थे, हाँ यहाँ पर एक रजिया सुल्तान का मकबरा भी है, पर्यटन स्थल में लेंगे उसको।
या फिर यहीं पे लिख लेते हैं। रजिया सुल्तान का मकबरा, यहाँ पर रजिया सुल्तान का मकबरा भी है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो अमीर क्या नाम है, अल्तुमिनिया, अमीर अल्तुमिनिया का मकबरा भी यहाँ पर। अमीर अल्तुमिनिया का मकबरा। ऐसा बताया जाता है कि रजिया सुल्तान जब अपने पति अमीर अल्तुमिनिया से शादी कर आ रही थी तो यहाँ पर उन्हीं के भाई ने उसको गुंडों के जरिए मरवा दिया था और यहीं पर फिर उनका मकबरा बना दिया गया था। रजिया सुल्तान का मकबरा और अमीर अल्तुमिनिया का मकबरा यहीं पर है। तो ये थे तो कुछ मकबरे और मजार जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं हम पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल, तो यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो कोयल पर्यटन स्थल यहीं पर है। कोयल पर्यटन स्थल कैथल में है। उसके अलावा अगले पर्यटन स्थल की बात करें तो पुंडरीक सरोवर यहीं पर है। पुंडरीक सरोवर, पुंडरीक सरोवर यहीं पर है। और इसके बारे में एक सबसे प्रचलित जो बात है वो ये है, इसके बारे में बताया जाता है कि ये प्राचीन काल से अभी तक इसका पानी नहीं सूखा। सतयुग से आज तक इसका पानी कभी नहीं सूखा। सतयुग से आज तक कभी भी इसका पानी नहीं सूखा। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसकी जलापूर्ति कहां से की जाती है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस पुंडरीक सरोवर की जलापूर्ति कहां से की जाती है, तो यह हमको याद रखना है कि नरवाना नहर से इसकी जलापूर्ति की जाती है। नरवाना नहर से इसकी जलापूर्ति की जाती है। उसके अलावा लवकुश महातीर्थ यहीं पर है। अगला जो है लवकुश महातीर्थ यहीं पर है। कैथल में, ये मुंदड़ी में है। अगर पूछ लिया जाए कि ये कैथल में कौन सी जगह में स्थित है, तो ये मुंदड़ी में है। मुंदड़ी में स्थित है। उसके अलावा थ्रेबोलर प्राचीन स्थल यहीं पर है। थ्रेबोलर प्राचीन स्थल, इसके बारे में एक सबसे ज्यादा जो प्रचलित बात है वो यह है कि इसको रावण का ननिहाल बताया जाता है। रावण का ननिहाल, थेपोलर को रावण का ननिहाल कहा जाता है। उसके अलावा राजा उदय सिंह जी का किला भी यहीं पर है। राजा उदय सिंह का किला, राजा उदय सिंह का किला भी कैथल में है। तो ये थे यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल जिनके बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले कोयल पर्यटन स्थल यहाँ का इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल है। उसके अलावा अगर हम बात करें
तो पुंडरीक सरोवर है जिसके बारे में सबसे जो प्रचलित बात है वो ये है कि सतयुग से आज तक कभी भी इसका पानी नहीं सूखा। ये बात किताबों में ही है सिर्फ, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये सूख चुका है। लेकिन एचएससी अगर हमसे पूछे तो हमको यही बताना है कि आज तक इसका पानी कभी नहीं सूखा। उसके अलावा इसकी जलापूर्ति के बारे में याद रखना है कि जलापूर्ति कहाँ से की जाती है, तो नर्मदा नहर से इसकी जलापूर्ति की जाती है। लवकुश महाद्वीप यहीं पर है। और पूछ लिया जाए कैथल में कौन सी जगह पर है, तो मुंदड़ी जगह पर है। थेपोलर प्राचीन स्थल यहाँ पर है, और थेपोलर को ही रावण का ननिहाल बताया जाता है, और राजा उदय सिंह का किला भी यहीं पर है। उसके अलावा अब हम बात करेंगे यहाँ के शिक्षा संस्थानों की। शिक्षा संस्थान बहुत ज्यादा शिक्षा संस्थान यहाँ पे है नहीं। यहाँ पर एक तो नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय है, एक तो यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय है, और उसके अलावा एक यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय यहीं पर है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये कहां पर है, तो यह है तित्रम में। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो कहां पर है, तो वो तित्रम में है। उसके अलावा जो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय है यह है मुंदड़ी में। यह है मुंदड़ी में। अगर हमसे इसकी स्थापना पूछ ली जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, याद रखना है इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। एक सबसे पुराना कॉलेज है यहाँ पर, राधा कृष्ण कॉलेज, राधा किशन राधा कृष्ण कॉलेज यहीं पर है। सबसे पुराना कॉलेज उसको बताया जाता है राधा कृष्ण कॉलेज भी यहीं पर है। तो ये थे यहाँ के इंपॉर्टेंट शिक्षा संस्थान। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसके उद्योग धंधों के बारे में। उद्योग उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उद्योग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे है नहीं कि वहां बहुत ज्यादा उद्योग यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। उद्योग बहुत ज्यादा है नहीं यहाँ पर। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है चावल उद्योग। चावल उद्योग ये याद रखना है कि अगर धान का कटोरा या फिर सबसे ज्यादा धान कहाँ होता है, अगर ये सवाल पूछ लिया जाए तो करनाल है। और संयुक्त धान का कटोरा अगर पूछ लिया जाए तो संयुक्त धान के कटोरे में हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र। यहाँ पर सबसे ज्यादा धान उगाए जाते हैं। उसके अलावा अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा धान की वैरायटी कहाँ पाई जाती है, तो वो कैथल में पाया जाता है। सबसे ज्यादा धान कैथल में पाया जाता है। उसके अलावा चावल उद्योग में ये याद रखना है कि धान सबसे ज्यादा करनाल में उगाया जाता है, लेकिन धान से चावल निकालने की जो सर्वाधिक मिल है वो कैथल में है। ये लिख लेते हैं, धान से चावल निकालने
वाली सर्वाधिक मिल, अगर ये हमसे पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक मिल कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना है हमें कि ये कैथल में है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जो याद रखना है, वो है बासमती चावल का सबसे ज्यादा निर्यात कैथल करता है। बासमती चावल का सबसे अधिक निर्यात कौन करता है, तो ये याद रखना है कैथल बासमती चावल का सर्वाधिक निर्यात करता है। उसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि यहां पर सर्वाधिक खेती किस चीज की जाती है, ये याद रखना है यहां पर सर्वाधिक खेती चावल व गेहूं की जाती है। चावल व गेहूं की सर्वाधिक खेती की जाती है। तो यह थे हमने शिक्षा संस्थान के बारे में पढ़ा और यहाँ के उद्योग के बारे में बात की। शिक्षा संस्थान, यहाँ पर 3 शिक्षा संस्थान है। जवाहर नवोदय विद्यालय है जो तितरम जगह पर तितरम में है। उसके अलावा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय है जो मुंगड़ी में है। अगर इसकी स्थापना हमसे पूछ ली जाए तो 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा राधा कृष्ण कॉलेज यहीं पर है कैथल में। उद्योग धंधे में चावल का उद्योग धंधा यहाँ पर सबसे ज्यादा है। और ये याद रखना है धान से चावल निकालने वाली जो सर्वाधिक मिल है हरियाणा में, वो कैथल में पाई जाती है। और बासमती चावल का सबसे अधिक निर्यात अगर कोई जिला करता है तो वो कैथल है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखना है, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक धान की किस्म किस जगह पर उगाई जाती है, ये पॉइंट भी हम लिख लेते हैं। सर्वाधिक धान की किस्में कहाँ उगाई जाती हैं, तो यह भी हमको याद रखना है कि जो धान है उसकी सर्वाधिक किस्में कैथल में उगाई जाती हैं। उसके अलावा अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे यहाँ के मेलों के बारे में कि यहाँ पे मेले कौन कौन से लगते हैं। मेले सबसे पहले याद रखना है कि फल्गु का मेला यहाँ पे लगता है। फल्गु का मेला। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि फल्गु का मेला कहाँ लगता है, कि फरल गांव में लगता है। फरल गांव में लगता है। उसके अलावा बाबा खंडेश्वर का मेला यहाँ पर लगता है। बाबा खंडेश्वर का मेला, अगर इसके बारे में पूछ लिया जाए कि ये कहाँ लगता है, तो ये मंडौर जगह पे लगता है, मंडौर में लगता है। उसके अलावा बाबा पीर 9 मजार का मेला यहाँ पे लगता है। बाबा पीर 9 मजार का मेला, अगर ये पूछ लिया जाए ये कहाँ लगता है, तो ये गुहला में लगता है। ये गुहला में लगता है। उसके अलावा वामन द्वादशी का मेला यहाँ पे लगता है। एक मेला और है वामन द्वादशी का मेला। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मेले हैं जिनको हमने पढ़ लिया है। उसके अलावा अब हम इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे रह गए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर बात करें इसके सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं। इसके सीमावर्ती जिले
सीमावर्ती जिले, तो सबसे पहले तो वही होगा जिससे कट करके अलग हुआ है, और वो है कुरुक्षेत्र। एक तो कुरुक्षेत्र से इसकी सीमा लगती है, उसके अलावा करनाल से इसकी सीमा लगती है, उसके अलावा करनाल से इसकी सीमा लगती है, और जींद से इसकी सीमा लगती है। तो ये हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और उसके साथ ये पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है पटियाला, पंजाब के पटियाला के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर मृदा कौन सी पाई जाती है, मिट्टी, अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहाँ पर मृदा कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा यहाँ पे पाई जाती है। अब जलोढ़ मृदा भी 2 प्रकार की है, एक बांगर है और एक खादर है। बांगर मृदा वो है जो प्राचीन मृदा है, बहुत पहले जिसको बनाया क्या नाम नदियों के द्वारा ला करके जमाया गया है, या फिर बाढ़ वगैरह आती थी, उससे जमीन की एक परत जम जाती थी, और धीरे धीरे अब हम अगर देखेंगे तो कैथल में बाढ़ वगैरह आती नहीं है, तो यहाँ पर खादर का तो कोई क्या नाम है, खादर का तो कोई इम्कान ही नहीं है कि यहाँ पर खादर जलोढ़ पाई जाती है। यहाँ पर बांगर मृदा पाई जाती है, बांगर जलोढ़ मृदा। बांगर वो है जो प्राचीन है, और दूसरी है खादर, ये याद रखना है। खादर वो है नई या फिर नए जलोढ़ मैदान जो बनाए गए उनमें से है, तो कैथल में बांगर मृदा पाई जाती है। उसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, यहाँ पे याद रखना है सर्वाधिक नलकूपों के द्वारा। अगर हमसे पूछ लिया जाए उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ जहां पे सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई की जाती है, तो सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई कैथल में की जाती है, कैथल में की जाती है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि उस नहर का जिक्र, उस नहर का नाम बताइए जिससे सर्वाधिक सिंचाई यहाँ पे की जाती है, तो यहाँ पर पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। पश्चिमी, यहाँ पर एक नहर है पश्चिमी यमुना नहर। उसके अलावा यहां से अगर पूछ ली जाए कि यहां से नदी कौन सी गुजरती है, नदी, तो नदी याद रखना है घग्गर गुजरती है। और ये याद रखना है कि ये कैथल और जो पंजाब है उसकी सीमा से गुजरती है, इसको सीमावर्ती, कैथल की सीमावर्ती से नदी भी कह सकते हैं कि ये कैथल वे पंजाब की सीमा से गुजरती है, कैथल और पंजाब की सीमा से होकर के गुजरती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके बारे में हमने जिक्र किया। उसके अलावा अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है इसका इतिहास का, और बहुत ज्यादा इतिहास कैथल का मिलता नहीं है। यहाँ पे कैथल रियासत थी, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिक्र कर लेते हैं। कैथल रियासत, अगर कैथल रियासत की बात की जाए तो सबसे पहले हमें ये चीज याद रखनी है, जो कैथल रियासत है उसकी स्थापना 1763 में गुरबख्श सिंह ने की थी। कैथल रियासत की स्थापना 1763 में
गुरबख्श जी ने की थी। कैथल की जो रियासत है उसकी स्थापना गुरबख्श सिंह ने की थी। उसके अलावा यहाँ पर एक विद्रोह भी हुआ था, वो याद रखना है। विद्रोह यहाँ पे 1843 में हुआ था। 1843 में यहाँ पे एक विद्रोह हुआ था और ये याद रखना है अंग्रेज और वहाँ के शासक के बीच में हुआ था। इसका बीच का जो इम्पोर्टेंट, बीच में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट हिस्सा मिलता नहीं जिसके बारे में जिक्र करना चाहिए या फिर उसको बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए। और इसका अंतिम शासक है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए और वो है क्या नाम है, उदय सिंह। इसका अंतिम शासक था, कैथल रियासत का अंतिम शासक था। अंतिम शासक है उदय सिंह। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ इसकी स्थापना किसने की थी, गुरबख्श सिंह ने इसकी स्थापना की थी 1763 में। और इसका जो अंतिम शासक है वो है उदय सिंह। उसके अलावा अब एक पॉइंट और है जो हमारा बचता है और वो है कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व के बारे में, महान व्यक्तित्व के बारे में, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। महान व्यक्तित्व के बारे में हम जिक्र करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके नाम पे कुछ उपाधियां हैं। सबसे पहले तो यहाँ का एक बॉक्सर है मनोज, ये एक बॉक्सर है और ये राजौर से संबंध रखता है। राजौर से संबंध रखता है, इसके बारे में याद रखना है कि नेशनल और एशियाई गेम्स में इसने कुछ पदक जीते थे, कांस्य पदक जीता था इसने एशियाई गेम में। उसके अलावा यहाँ पर एक ममता सौदा है। ममता सौदा जो पर्वतारोही है। ममता सौदा एक पर्वतारोही है और इसके बारे में एक खास बात यह है कि 2014 में इसको पद्मश्री मिला था। 2014 में इसको पद्मश्री मिला था। ये इसके बारे में खास बात है। उसके अलावा यहां पर एक कंवल हरियाणवी भी है। कंवल हरियाणवी है जो एक प्रसिद्ध कवि है। कंवल हरियाणवी प्रसिद्ध कवि है और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये कहां से बिलोंग करता है तो ये पाई गांव से बिलोंग करता है। कैथल में एक पाई गांव है, वहां से बिलोंग करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बलवंत सिंह है। बलवंत सिंह है, बलवंत सिंह है जिसका ये वॉलीबॉल से इसका संबंध है। वॉलीबॉल से इसका संबंध है। और अगर ये पूछ लिया जाए कहां से है तो ये कोल गांव से, कोल गांव से इसका संबंध है। उसके अलावा बात करते हैं ओम प्रभा जैन, प्रथम महिला वित्त मंत्री रही है हरियाणा की। ओम प्रभा जैन हरियाणा की ये प्रथम वित्त मंत्री रही है, महिला वित्त मंत्री, प्रथम महिला वित्त मंत्री। प्रथम महिला वित्त मंत्री रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर एक सरदार बेगम है जो प्रथम महिला सांगी रही है। सरदारी बेगम ये प्रथम महिला सांगी रही है।
और अगर हमसे पूछ रहे हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो इसका संबंध कलायत से है। इनका संबंध कलायत से है। उसके अलावा जो लास्ट और महान व्यक्तित्व है उनके बारे में एक ही बचता है, वो है लाला काकाराम। लाला काकाराम ये स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आज हमने पढ़ा कैथल, जिसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जिक्र करें तो सबसे पहले हमने कैथल के बारे में पढ़ा। कैथल का नाम कैथल क्यों पड़ा और कब इसका गठन हुआ, जिस टाइम इसका गठन हुआ उस टाइम सीएम कौन था, जनसंख्या क्षेत्रफल के बारे में। उसके अलावा हमने पढ़ा था इसके पुराने नाम उपनाम के बारे में। उसके अलावा तहसील, उप तहसील और विधानसभा। मंदिर हमने इसके बारे में मंदिर इसके पूरे पढ़े थे हमने, जितने इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। उसके अलावा गुरुद्वारे हमने पढ़े और मजार हमने पढ़े। पर्यटन स्थल, जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल थे उन सब के बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा शिक्षा संस्थान और उद्योग धंधों के बारे में, और मेले यहाँ पर कौन कौन से लगते हैं, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमने पढ़े थे। उसके अलावा हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इतिहास इसका कुछ रहा नहीं है। यहाँ पर एक कैथल रियासत मिलती थी जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जितना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा महान व्यक्तित्व के बारे में हमने पढ़ा। ये था हमारा कैथल, जिसके बारे में हमने सब कुछ डिटेल से जानने की कोशिश की। उसके अलावा ये सीरीज हमारी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। हमारे इस चैनल पर टेस्ट से संबंधित सारे सब्जेक्ट हम डाल रहे हैं, हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके, ये सारा कुछ मटेरियल डाला जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ में हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।